हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन एंड फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर के पेपर से रिलेटेड। ये हमारा एक क्विक रिवीजन है जिसमें लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज का सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों पार्ट्स को इस वीडियो में हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, 17 अक्टूबर आपका एग्जाम होना है। एडमिट कार्ड्स भी आपके जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो upbled.gov.in पे जा करके वहां। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए हम आज के सेशन के लिए चलते हैं और जल्दी से अपना पेपर पेन अपने पास रखो, नोट्स अपने पास रखो और रेडी हो जाओ आज के क्विक रिवीजन के लिए, जो कि आपका है यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड हमारा ये स्पेसिफिक वीडियो। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले हम लिटरेचर का पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज मींस इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो गए होंगे और जल्दी से वीडियो का लिंक आपको मिल गया होगा, शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो लोग न्यू है इस चैनल पे, इस वीडियो पे अभी इस वीडियो को वॉच आउट कर रहे हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप सभी लोग। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम्स ऑफ द पैसेज टू इंडिया। आपको पैसेज टू इंडिया का थीम बताना है कि इसमें से कौन सा वो है इन चारों ऑप्शंस में से जिसको अ पैसेज टू इंडिया, जो कि E.M. फॉस्टर ने लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया है। मींस इस नॉवेल में आपको वो थीम नहीं मिलेगी। कौन सा ऐसा थीम है इन चारों ऑप्शंस में से, वो बताना है। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है सेफ ट्रेवल टू इंडिया, इस थीम को नहीं डिस्क्राइब किया है E.M. फॉस्टर ने। या है ऑप्शन बी कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसको नहीं डिस्क्राइब किया है उन्होंने एज अ थीम। ऑप्शन सी रेस एंड कल्चर, इसको डिस्क्राइब नहीं किया है एज अ थीम। या रिलीजियस यूनिटी, इसको डिस्क्राइब नहीं किया है एज अ थीम इन द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ पैसेज टू इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है E.M. फॉस्टर का और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं अगर आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है वीडियो। और जैसा कि यूपी एडेड के सिलेबस में इंक्लूडेड है कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, किसी भी राइटर से पूछे जा सकते हैं। तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने दे दिया होगा और चलिए मैं आंसर की बात कर लेती हूँ इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे जो है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज A safe travel to India is not one of the theme of the novel A Passage to India by E.M. Forster. बाकी colonialism and imperialism, race and culture, religious unity, इन तीनों चीज को as a theme इंक्लूड किया गया है इस नॉवेल में। ठीक है, तो जो excluded है which is not mentioned as a theme in the novel A Passage to India, that is option A. A safe travel to India is not described. Okay, गॉट इट। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप वो भी समझ चुके होंगे। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच उपनिषद डच T.S. Eliot alluded to in his monumental work द वेस्ट लैंड, हिज होना चाहिए, इन हिम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। किस उपनिषद को T.S. एलियट ने अलॉट किया हुआ है अपने द वेस्ट लैंड वर्क में? 1922 में ये वर्क पब्लिश हुआ है। आप सभी इसको इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ईयर जान लीजिए। मॉडर्न एरा से रिलेटेड ये वर्क है, पोयम है जो कि T.S. एलियट ने लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा उपनिषद T.S. एलियट ने अलॉट किया हुआ है द वेस्ट लैंड पोयम में। और ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बृहद अरण्यक इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको T.S. एलियट के वर्क द वेस्ट लैंड में मिलेगा। और ये एक पोयम है जो कि 1922 में पब्लिश हुई है। एक मॉडर्न बैरनेस, मॉडर्न थीम पे बेस्ड ऑन ये पोयम है। और जिस उपनिषद के बारे में T.S. एलियट ने इस पोयम में बात की है दैट इज कॉल्ड बृहद अरण्यक। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन वी हैव हियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किससे रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। मींस रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अ ब्रिटिश पोएट सेटल्ड इन अमेरिका। ऑप्शन बी एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड। ऑप्शन सी अ कैनेडियन पोएट सेटल्ड इन अमेरिका।
ऑप्शन डी एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इसका दे दीजिए मुझे सभी लोग, आप सभी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनको हम अमेरिकन पोएट के नेम से जानते हैं, बट आपको बताना है कि इसमें अमेरिकन पोएट का डिस्क्रिप्शन तो है, बट आप सभी जानते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज एन अमेरिकन पोएट, बट व्हाट ही वाज मीन्स उसको पूरा बताना है आपको कि ही वाज अमेरिकन पोएट, बट वेयर ही वाज सेटल्ड व्हेन ही वाज राइटिंग ही कंपोजिंग पोएम्स रिलेटेड टू अमेरिकन लिटरेचर। तो वो कहाँ पे सेटल्ड थे उस टाइम पे, आपको इसका आंसर देना है। एंड करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी। ओके, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पे, जल्दी से इस वीडियो में जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो का लिंक, और लाइक भी कर दीजिए आप लोग वीडियो को, और रेडी हो जाइए। मुझे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा टाइम, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सको, और अपना करेक्ट जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मुझे एंड में जरूर बताइएगा। ये क्विक रिवीजन है एक तरीके से आपका यूपीएडेड जूनियर इंग्लिश टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड, इसके साथ साथ जो आपका यूपीएलटी ग्रेड की अपकमिंग वैकेंसी आपकी आने वाली है, और जिस भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या आपका सेंट्रल लेवल पे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो चलिए नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द 4 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस? कहाँ पे होता है आर्म्स एंड द मैन? आप सभी जानते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जीबी शॉ। जीबी शॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, और आपको बताना है कि थर्ड जो एक्ट है, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इन 3 एक्ट्स। इस जो ड्रामा है ये 3 एक्ट्स में लिखा गया है ये ड्रामा, इसमें ओवरऑल 3 एक्ट्स हैं, और आपको बताना है कि थर्ड जो एक्ट था वो कहाँ पे टुक प्लेस हुआ या कहाँ पे वो हुआ था। दैट वाज इन लाइब्रेरी, गार्डन, आर्मी कैंप या बैटलफील्ड। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैंने मेंशन कर दिया आप सभी को, आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। जीबी शॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्ले है, ड्रामा है। जीबी शॉ के इस ड्रामा को आपके यूपी एडेड जूनियर एंड यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी में इसको इंक्लूड करा गया है। तो आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, और करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए, द थर्ड एक्ट of the arms and the man take place in library। okay, लाइब्रेरी में ये जो इसका जो सेटिंग था, इसका जो थर्ड एक्ट का जो सेटिंग था वो आर्म्स एंड द मैन नॉवेल ड्रामा का, दैट हैपेंड इन लाइब्रेरी। नंबर 4 क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। द 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर। कौन से 4 ह्यूमर्स की बात की गई है बेन जॉनसन के टाइम में, जो कि मोस्टली उन्होंने अपने प्लेज में इंक्लूड करा हुआ है, जो भी प्लेज ड्रामाज उन्होंने लिखे हुए हैं बेन जॉनसन ने, दे वर रिलेटेड टू कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ओके, आप सभी इसको जानते होंगे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की जॉनर को जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज किया है, दैट वाज बेन जॉनसन। और आपको उन 4 ह्यूमर्स का नेम बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए लव, हेट, लाफ्टर एंड सॉरो। ऑप्शन बी कॉलर, येलो बाइल, melancholy and black bile. Option C tear, blood bile and salvia. Option D blood, phalgum, yellow bile and black bile. So which option is the correct answer? Go for the right answer friends। आप सभी जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। बेन जॉनसन से रिलेटेड उनकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये जितने भी प्लेस बेन जॉनसन ने लिखे हुए दे वो रिलेटेड टू दी 4 ह्यूमर्स या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के मैनर पे लिखा हुआ है। तो आपको इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन का, और जल्दी से आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को, एंड ऑप्शन डी वी हैव इज द करेक्ट आंसर। Blood, phalgum, yellow bile and black bile is known as the 4 humors that was discussed, that was in the plays of the time of the Ben Jonson, and Ben Jonson also had discussed this kind of 4 humors in his plays very brilliantly। okay, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नंबर 5। नंबर 6 we have which of the following novel by Charles Dickens was first published in एंड एपिसोडिक फॉर्म में, मीन्स एपिसोड्स की फॉर्म में कौन सा उनका प्ले जो था नॉवेल था चार्ल्स डिकेंस का, वो पब्लिश हुआ है। आपको इसका आंसर देना है, और उनके नॉवेल्स की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है जो हार्ड टाइम्स, ऑप्शन बी डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ऑप्शन डी पिकविक पेपर। यहाँ पे आंसर भी इसका दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, पिकविक पेपर वाज द नॉवेल of the
डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, जो इनका फर्स्ट नॉवेल था जो कि पब्लिश हुआ है एपिसोडिक फॉर्म में, ये था पिकविक पेपर एंड दिस इज द नॉवेल रिटन इन एपिसोडिक फॉर्म। गॉट इट? चलिए नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 7, द लाइन पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, बताइए क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे दीजिए। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप सभी को ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है कल्चर एंड अनार्की, ऑप्शन बी मॉडर्न पेंटर्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ पोएट्री, ऑप्शन डी सॉर्टर रिसॉर्टर्स। तो आपको इसका आंसर देना है कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसकी वर्क में मिलता है, मीन्स किस वर्क में मिलता है। आप सभी जानते होंगे जो ये बोला है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है। मैथ्यू आर्नोल्ड का ये स्पीच है, उन्होंने बताया है, और आपको इसका आंसर देना है कि किस वर्क में मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको मेंशन किया हुआ है, पोएट्री इज अ criticism of life, and we have the correct answer option C. Okay, the study of poetry was the work in which Matthew Arnold had discussed this line, poetry is a criticism of life. नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्विक रिवीजन हमारा है यूपी एडेड जूनियर टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड, जिन्होंने इंग्लिश का की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उन्होंने फिल कर रखा है अपने फॉर्म में। तो हम लिटरेचर साथ ही साथ लैंग्वेज का पार्ट दोनों कवर करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, आपको बताना है ये पोएम थी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और ये एक एलेजी पोएम थी। आपको बताना है क्योंकि डेथ पे लिखी गई है पोएम, तो एलेजी पोएम होगी, और बताना है कि किसकी डेथ पे ये लिखी गई है। ऑफ जॉन कीट्स, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी लैन हंट, या ऑप्शन डी है आर्थर हैलम। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर दीजिए मुझे। और इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्थर हैलम की डेथ पे ये वर्क लिखा गया है। दिस इज एन एलेजी पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसका टाइटल था, एंड दिस इज अ कंपोजिशन दैट दिस इज द वर्क दैट वाज कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आर्थर हैलम की डेथ पे इन्होंने ये पोएम कंपोज की हुई है। नंबर 9 क्वेश्चन वी हैव, इन विच पोएम डज द टाइटल अचावेज नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट अकर्स, किस वर्क में, किस नॉवेल में ये आपका जो अचाबे का जो नॉवेल है इसका टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो किस पोएम से लिया गया है, इसका टाइटल, इसका आंसर आपको देना है। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। In which poem does the title of Achabe's novel Things Fall Apart occur? Things Fall Apart जो कि एक टाइटल है चिनुआ अचाबे के नॉवेल का, ये वर्क है। आपको इसको बताना है कि ये किस पोएम से लिया गया है। यूलिसीज मींस इस टाइटल का डिस्क्रिप्शन किस पोएम में मिलता है, इसका आंसर देना है यूलिसीज, ऑप्शन बी डावर बीच, ऑप्शन सी वेंट्स, ऑप्शन सी द सेकंड कमिंग। विच वन इज द करेक्ट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स, एंड वी हैव हियर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द सेकंड कमिंग पोएम थी। W.B. ईट्स की पोएम है ये, ठीक है, W.B. ईट्स की ये पोएम है सेकंड कमिंग, और इसी पोएम में द थिंग्स फॉल अपार्ट जो था, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसको चिनुआ अचाबे ने बाद में एज अ नॉवेल, अपने नॉवेल का एज अ टाइटल इसको किया, टाइटल अडॉप्ट किया इस लाइन को, जो कि W.B. ईट्स के वर्क से लिया गया है, द सेकंड कमिंग वर्क से। और ये पोएम W.B. ईट्स ने कंपोज की थी, द सेकंड कमिंग, एंड द थिंग्स फॉल अपार्ट वाज द title, was the word that was mentioned in this work, and it was adopted by Chinua Achebe later for his novel. Number 9-10 question we have here, in which year was Galsworthy awarded Nobel Prize for Literature? Nobel Prize for Literature किस ईयर में मिला है जॉन गाल्सवर्दी को, इसका आंसर आप सभी को देना है। एंड वी हैव हियर ऑप्शन 1933, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी वी हैव 1929। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से इसको दे दीजिए आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, और जल्दी से इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1932 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है गाल्सवर्दी को, जॉन गाल्सवर्दी को, फॉर हिज वर्क द फॉरसाइट सागा। ओके, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, फॉरसाइट सागा वर्क के लिए इनको दिया है जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला हुआ है।
नंबर 11 क्वेश्चन वी हैव द नेम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स फेमस एलेजी इज। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस एलेजी कौन सी थी जो कि उन्होंने लिखी हुई है। ऑप्शन ए लिसिडास, ऑप्शन बी एडोनिस, ऑप्शन सी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, या ऑप्शन डी है इन मेमोरियम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से दे दीजिए आप सभी लोग मुझे। द नेम ऑफ द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स फेमस एलेजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेमस एलेजी है टेनिसन की, वो कौन सी है। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, इन मेमोरियम। ये लिखा गया है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है और ये एक एलेजी पोयम है। ये भी ऑर्थर हेलम की डेथ पे लिखी गई पोयम है, ठीक है। नंबर 12 क्वेश्चन वी हैव व्हिच रोमांटिक पोएट हैज द फॉलोइंग एपिथेट इंस्क्राइब्ड ऑन हिज टॉम्बस्टोन, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। ये आपका एक कोटेशन है जो कि इंस्क्राइब किया गया है एपिथेट पे, ये टॉम्बस्टोन, इनकी टॉम्बस्टोन पे किस रोमांटिक पोएट ने खुद के लिए बोला था कि मेरे डेथ पे मेरे जो मेरा होगा टॉम्बस्टोन होगा उस पे ये लाइंस लिखी जाएंगी। आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। ये किसने बोला है, किस रोमांटिक पोएट ने कहा है। ऑप्शन ए है पीबी शेले, ऑप्शन सी एस.टी. कॉलरिज, या ऑप्शन सी जॉन कीट्स, या ऑप्शन डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर है हमारा जो वो है ऑप्शन सी जॉन कीट्स। दिस लाइन हियर लाइज वन हुज नेम was read on in water was inscribed on the epitaph of the as an epitaph it was inscribed on the tombstone of John Keats, the great romantic poet. Number 12 के बाद 13 क्वेश्चन हमारा है which of the following epitaph brings out the most characteristic quality of David Copperfield pinpointed by the majority of Dickens scholar। ठीक है, आपको बताना है कि जो डेविड कॉपरफील्ड वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, ये किस कैटेगरी में आपको, ये किस कैटेगरी में आता है कि मीन्स इसका सब जॉनर क्या था, आपको इसको बताना है। ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ऑप्शन बी ग्रोटेस्क है, ऑप्शन बी बराक, ऑप्शन डी लेंदी। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो रहा हमारा ऑप्शन ए। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क फ्रेंड्स, जो कि डेविड कॉपरफील्ड इसका टाइटल है। दिस इज अ नॉवेल एंड चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा हुआ है। आप इसको कंपेयर एक तरीके से कर सकते हो कि चार्ल्स डिकेंस ने अपनी जो लाइफ में जो भी उन्होंने फेस करा हुआ है, इस वर्क डेविड कॉपरफील्ड में उन्होंने उसको मेंशन करा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, जो कि इसका सब जॉनर है इस डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल का। नंबर 14 क्वेश्चन है हमारे सामने, ये सभी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्ड एज द टोन ऑफ डावर वीच बेस्ट। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि डावर वीच जो पोयम है मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी हुई है, इसको किस टोन में लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, इसको आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा टोन है, वो कौन से एक फीलिंग है जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस पोयम के थ्रू अपना एक्सप्लेन करा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। ऑप्शन ए एंथुसियास्टिक पोयम है, ये एक एंथुसियास्टिक टोन में लिखा हुआ है, होपफुल टोन में लिखा हुआ है, पेसिमिस्टिक टोन में लिखा है, या ट्रैंक्विल। तो करेक्ट आंसर जो है ये है हमारा ऑप्शन सी। दिस पोयम द डावर वीच वाज रिटन एट अ टोन पेसिमिस्टिक टोन that was composed by मैथ्यू अर्नोल्ड। पेसिमिस्टिक टोन इसलिए क्योंकि ये टाइम था विक्टोरियन एरा का, और विक्टोरियन एरा में देयर वाज अ क्लैश बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। जो एक विक्टोरियन एरा का आपका क्लैश था वो था साइंस एंड रिलीजन का। आप सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लो, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात कर लो, ये सब कुछ अपन स्टार्ट हो चुका था, ये रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुका था जो पूरा वर्ल्ड था, और कहीं ना कहीं उसमें आपका रिलीजन वो मैटर कर रहा था। एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म कंसीट हैज रेवेलेंस इन। आपको बताना है कि ये जो कंसीट एक टर्म है, आपको बताना है कि ये किस तरीके की पोइट्री में इसका रिजेम्बलेंस मिलता है, ये रिवील करता है किस तरीके की पोइट्रीज में कंसीट से रिलेटेड टर्म्स को यूज करा जाता है। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए एलिजाबेथन पोइट्री, ऑप्शन बी रेस्टोरेशन पोइट्री, ऑप्शन सी 18th सेंचुरी पोइट्री, या ऑप्शन डी है
मेटाफिजिकल पोएट्री। तो करेक्ट आंसर इसका दे दीजिएगा, कंसीट टर्म से रिलेटेड है। आप सभी इस आंसर क्वेश्चन को जानते होंगे, इसका आंसर भी आपको पता होगा। और जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है हमारा ऑप्शन डी। मेटाफिजिकल पोएट्रीज जो कि जॉन डन, अब्राहम काउले, इस तरीके के पोएट्स इस तरीके की पोएट्रीज को लिखा करते थे। मेटाफिजिकल जो कि बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स या बियॉन्ड फिजिक चीजों से हुआ करता था, जिसमें आपके इस तरीके की पोएट्री एक कॉम्प्लेक्स पोएट्रीज हुआ करती थी, जिसमें कंसीट्स, फॉरफेस्ट, मेटाफर का यूज करा जाता था। और ये बहुत इजीली आप इस तरीके की पोएट्रीज को नहीं समझ सकते हो। आप जॉन डन की पोएट्रीज से आप उससे एक तरीके का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से पोएम्स लिखी जाती थी इस मेटाफिजिकल पोएट्रीज में। तो द कंसीट टर्म्स इज रिलेटेड टू द मेटाफिजिकल पोएट्रीज। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, अब हम यहाँ से लैंग्वेज का पार्ट कवर करेंगे, जो कि हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे, क्योंकि एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं। एक ये भी पूछने का एक रीजन है क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है इस क्वेश्चन को, ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे डाइवर्ट भी हो सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को गलत भी करके आ सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से देखा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन हम यहाँ पे पिक करेंगे, जो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज से रिलेटेड पार्ट को ग्रामर का पिक करेंगे इस सेशन में। और जो हमारा क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉइंट आउट द एक्टिव वाइज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। ये हमारा सेंटेंस है, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, ये पैसिव वाइज में लिखा गया है, इसको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। और आपको बताना है कि एक्टिव वाइज में कौन सा इसमें चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए है आई वुड लाइक हिम दैट ही मे बी असिस्टेड। ऑप्शन बी आई वुड विश दैट यू शुड असिस्ट हिम। ऑप्शन सी है आई वुड विश ही शुड बी असिस्टेड। एंड ऑप्शन डी आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसका आप सभी ऑप्शन में से आंसर कर दीजिए मुझे। और चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं, जो कि एक्टिव वाइज में क्या होगा, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, दैट ऑप्शन डी आई वुड विश दैट यू शुड असिस्ट हिम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस वुड बी द करेक्ट एक्टिव वाइज ऑफ द सेंटेंस आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। नंबर 17 क्वेश्चन है, दे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको जल्दी से आप सभी बता दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। दे विल रिबिल्ड द इंटायर ब्लॉक, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपको जब हम पैसिव वाइज चेंज करते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। और इसी वजह से ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, द एंटायर ब्लॉक विल बी रिबिल्ड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो रिबिल्ड, 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 रिबिल्ड। ओके, नंबर 18 वी हैव श्रेया हैड संग 3 सॉन्ग्स। ओके, ये सेंटेंस है, चेंज इनटू पैसिवाइज, आपको इसको पैसिवाइज में चेंज करना है। ऑप्शंस हैं 3 सॉन्ग्स आर संग बाय श्रेया। ऑप्शन बी 3 सॉन्ग्स हैज बीन संग बाय श्रेया। ऑप्शन सी 3 सॉन्ग्स हैज बीन संग बाय श्रेया। एंड ऑप्शन डी है 3 सॉन्ग्स हैड बीन संग बाय श्रेया। तो करेक्ट आंसर इसका बता दीजिए आप सभी। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये सेंटेंस है हमारा पीपी, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, आपको ये जाएगा जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 सॉन्ग्स हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉन्ग्स की बात हो रही है, यस लगा हुआ है, इसीलिए जब ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल में लेके आएगा। इसी वजह से ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 3 सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, द कॉप अरेस्टेड द रॉबर चेंज इनटू पैसिव वाइज। आपको इसका आंसर देना है कि इस सेंटेंस का द रॉबर अरेस्टेड द कॉप अरेस्टेड द रॉबर। ऑप्शन ए है द रॉबर वर अरेस्टेड बाय द कॉप। ऑप्शन बी द रॉबर was arrested by the cop. Option C, the robber arrested by the cop. And option D, the robber had arrested by the cop. कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। और ये जो सेंटेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेंशन है, तो इसका जो चेंज होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है,
The robber was arrested by the cop is the correct answer. So option B is the correct answer of question number 19. Number 20 we have, here we have the question number 20. They had already contacted him, change into pacifies, और इसका आंसर आप सभी के सामने मेंशन है. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा. दे हैड ऑलरेडी बीन कॉन्टैक्टेड. ओके, यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ही हैड ऑलरेडी बीन कॉन्टैक्टेड. नंबर 21 की तरफ चलते हैं. कुंदन विल हैव रीच्ड होम. आप इसका पैसिवाइज बताइए कौन सा होगा इन ऑप्शंस में से. करेक्ट पैसिवाइज बताइए. होम वुड हैव रीच्ड बाय कुंदन. Home would have been reached by Kundan. Option C, home will have been reached by Kundan. Option D, home will have reached by Kundan. तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी. ओके, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. होम विल हैव बीन रीच्ड बाय कुंदन. दिस इज द करेक्ट passive of the sentence Kundan will have reached home. Number 22 we have here, their team may win the match. Their team may win the match. Change into passive. Option A है the match may be win. Option B the match may be won. Option C the match may be won by their team. Option D the match may won. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? Their team may win the match. तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए. कौन सा आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शंस में से? एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द मैच मे बी वन. ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 22 का, जो कि सेंटेंस था द टीम में विन द मैच. नंबर 23 भी है. अब इसमें आपको इस गैप को फिल करना है. द स्टूडेंट्स डॉट डॉट फॉर सम मोर टाइम्स. ऑप्शन ए द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर सम मोर टाइम्स. Option B, the students are asked for some more times. Option C, the students has asked. या option D है students are asking. Okay, for some more time. तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? जो ऑप्शन है जो वो फिल करेगा गैप को, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, ये होगा फॉर सम मोर टाइम. ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी इस गैप को फिल करेगा. नंबर 24 भी है, द इनमेट्स डॉट डॉट वेल बाय दियर केयर टेकर्स. इस गैप को जल्दी से फिल करिए आप सभी इन ऑप्शंस में से. द इनमेट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. ऑप्शन बी, द इनमेट्स वर नॉट ट्रीटिंग वेल. ऑप्शन सी, द इनमेट्स हैव नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. ऑप्शन सी डी है, द एनिमेट्स वर्ज नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. ओके, ये हमारा प्लूरल में है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. बाय दियर केयर टेकर्स, तो कौन सा इसमें होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए. और आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. द इनमेट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड. ओके, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. नंबर 25, वी हैव लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम. ये हमारा सेंटेंस है. दी एंड इसको पैसिवाइज में चेंज करना है. वी हैव लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम. ऑप्शन ए है, अ मैसिव tribal welfare program is launched by us. A massive tribal welfare program had been launched by us. We have launched a massive tribal welfare program. Yeah, we have launched a massive tribal welfare program. तो करेक्ट आंसर बताइए. और पैसिवाइज में कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट होगा इस एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करने पे? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय अस. यहाँ पे आ चुका है अ मैसिव, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारा वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय अस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लिटरेचर एंड ग्रामर से डिस्कस किया. एक क्विक रिवीजन है आपके यूपी एडेड जूनियर टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड. एंड अपने एडमिट कार्ड्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो कि अवेलेबल हैं आपके updled.gov.in की साइट पे. ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. updled होगा आपका .gov.in. ओके, इस साइट पे आपके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हैं. आप सभी इसको
डाउनलोड कर दीजिए साइट पे जा करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।